तो आपने सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े हो रहे हैं, मैग्नेटिक लाइन ब्रेक कर रही नहीं कर रही हैं। अगर मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो आपका मोशन ईएमएफ नहीं होगा, बस इतनी सी बात देखनी है, ठीक है। अगर सपोज केस 1 अगर हम ले लें, हाँ केस 1 है हमारे पास, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, L लेंथ का एक कंडक्टर है PQ, जो हमने PQ कंडक्टर लिया था उसी PQ कंडक्टर को ले लिया मैंने। इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से ऐसे ट्रांसलेट करा रहे हैं, कहाँ से, कंडक्टर से थीटा डिग्री के एंगल पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। यानी अभी जो हमने कंडक्टर को मूवमेंट दिया था, अब मूवमेंट कैसे दे रहे हैं समझ में आ गया, ठीक है। ये सिचुएशन है। अभी वेलोसिटी क्या थी कंडक्टर की, परपेंडिकुलर थी कंडक्टर की लेंथ के, अब परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी वेलोसिटी इन मैग्नेटिक लाइंस को ब्रेक कर रही होगी। अगर मैं इस वेलोसिटी को तोड़ दूं परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर एंड अलोंग द कंडक्टर के अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आएगा v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट आएगा v पैरेलल इज इक्वल टू v कॉस थीटा, ठीक है। तो कौन सा वाला, अगर मैं कंडक्टर को खाली v पैरेलल हो कंडक्टर में, तो ये v पैरेलल ऐसे चलाएगा कंडक्टर को, तो कंडक्टर का ये वाला मूवमेंट क्या मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े कर रहा होगा, बोलो नहीं। कौन सा वाला मूवमेंट कर रहा होगा, कौन करा रहा होगा मैग्नेटिक लाइन के टुकड़े, v साइन थीटा करा रहा होगा। तो आपने इस सिचुएशन को करने के लिए एक तरीका तो वो है जो मैंने फॉर्मूला दिया आपको, vb साइन थीटा इंटू कॉस फाई, उसमें थीटा ढूंढो कितना बन रहा है इस थीटा के टर्म में, फाई ढूंढो कितना बन रहा है इस थीटा के टर्म में। और दूसरा तरीका मैं सीधा साधा सा आसान सा बता रहा हूँ कि आपको वेलोसिटी को ब्रेक करना है, ठीक है, कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी ये मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े कर रही होगी, ये मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े कर रही होगी, ठीक है। इस वेलोसिटी की वजह से मैग्नेटिक लाइंस के टुकड़े हो रहे हैं, तो इसी का मोशन ईएमएफ में कंट्रीब्यूशन होगा। तो जो मोशन ईएमएफ होगा वो होगा BVL, तो BVL की जगह हो जाएगा BV परपेंडिकुलर इंटू L। समझ में आ गई बात। तो V परपेंडिकुलर यहाँ पे रख दोगे क्या, B इंटू V साइन थीटा इंटू L, BVL साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अगर केस 2 है हमारे पास बच्चों, देखो केस 2 में अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर है, आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर, तो आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर के लिए क्या करोगे जरा बताओ तो सही। ऐसा कोई आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से ट्रांसलेट करा रहे, ये कंडक्टर है ACD, ठीक है, इसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रांसलेट करा रहे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमने इसमें मोशन ईएमएफ फाइंड करना है। तो आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर के लिए हम कर सकते हैं क्या, तो अब हम, अगर मैं आपको बताऊं हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट DL, ये निकाला था ना, ये निकाला था। इस DL का जो इंटीग्रेशन है, इस ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या चीज़ है बताओ, ये क्या, ये इंटीग्रेशन किस चीज़ से मिलेगा आपको, हैं? अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं इसके ऊपर, इसके ऊपर इंटीग्रेट कर दूं, इसके ऊपर R रेडियस के सर्कल के ऊपर इंटीग्रेट करूं तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 0 आएगा, 0। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैंने बताया है आपको, ये दिस इज द वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर है, DL इज द वेक्टर। अगर आप इस सर्कल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ही ना 2πr आएगा। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि क्लोज पॉलीगॉन लॉ आप लगा रहे होंगे,
छोटा सा ये dl जो है वेक्टर है, छोटा सा dl वेक्टर आपने लिया, यहाँ लिया ये dl, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सरकमफेरेंस में जितने भी dl वेक्टर्स हैं उन सारे dl का सम, तो जितने भी dl बनेंगे इन सब का सम लोगे तो क्या आएगा आपका, क्लोज पॉलीगॉन बनेगा। और जब सारे वेक्टर क्लोज पॉलीगॉन में आ जाते हैं उन सब का सम क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर यही शेप देखो इधर, अगर ये शेप आपका ऐसा हो AC, इसके ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूँ dl, इसके ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूँ इस शेप के ऊपर, अगर मैंने ये इस शेप के ऊपर ये वाला इंटीग्रेशन लिया, अगर मैंने इस शेप के ऊपर ये इंटीग्रेशन मैंने ये इंटीग्रेशन लिया इस शेप के ऊपर, ACD शेप के ऊपर, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, ये पूरी लेंथ काउंट कर लो, यहाँ से यहाँ तक जितनी लेंथ है वो आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ ACD शेप आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी इंटीग्रेशन को ये ले लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dl इस पूरे के ऊपर, तो क्या होगा, अब ये है क्लोज पॉलीगॉन लगेगा। क्लोज पॉलीगॉन कैसे कि पहला dl वेक्टर आपका ये है, दूसरा dl वेक्टर ये है, dl लास्ट dl वेक्टर ये है, इन सब का सम आपको कैसे देगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। तो शॉर्ट में अगर इस बात को हम कर लें, इसको बात कर लें, इस एक्सप्रेशन से अगर हम BVL पे पहुंचे तो इस एक्सप्रेशन में जब मैं इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन पे आऊंगा तो ये L जो होगा मेरा यहाँ वो क्या होगा, इस वेक्टर AD, ये जो वेक्टर है AD, ये जो वेक्टर है हमारा AD, इस वेक्टर AD की लेंथ हो जाएगी, बात समझे। तो यहां पर हमारे इस फिगर में क्लोज पॉलीगॉन लगाओगे ना तो ये वेक्टर AD मिलेगा मुझे, E क्रॉस B डॉट दिस वेक्टर AD, ठीक है। और V और B के बीच में एंगल वही कितना, VBL लगाओगे तो L की जगह क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ AD। तो यहाँ पे L जो होगा हमारा वो क्या होगा, मॉड ऑफ AD होगा। तो जब आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर दिया होगा और आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर ट्रांसलेट कर रहा होगा v वेलोसिटी से, आपको मोशन ईएमएफ निकालना है, तो L की जगह क्या लेना है आपने, मॉड ऑफ AD लेना है। अब मॉड ऑफ AD ले लिया, अब अगर इस मॉड ऑफ इस AD पे ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट BVL कर देना है, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो अब इस AD और इसके बीच का एंगल लेके ये वाली बात भी यहाँ मिक्स करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। अब इस AD के ऊपर इस वेलोसिटी को तोड़ोगे, इस आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर की जगह, इस आर्बिट्रेरी शेप्ड कंडक्टर की जगह अगर ये AD स्ट्रेट वेक्टर ट्रांसलेट करे तो इस AD जो वायर में, इस स्ट्रेट वायर में जितना मोशन ईएमएफ इंड्यूस होगा उतना ही सेम मोशन ईएमएफ इस ACD में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस ACD में निकालने के लिए आपको इस AD में निकाल देना है, और इस AD के ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का ले लेना है, ये काटेगा मैग्नेटिक लाइंस को, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना है, ये वाला, समझ गए। तो आपका जो मोशन ईएमएफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू BV उसके परपेंडिकुलर AD के परपेंडिकुलर टू AD इंटू L, वेयर L इज दिस मॉड ऑफ AD, ये आपका चला आएगा। क्लियर है यार, बोलो यार जल्दी से, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आर्बिट्रेरी शेप के लिए निकाल लेंगे। अब ये आर्बिट्रेरी शेप कैसा मिलेगा आपको, सिमेट्रिकल, या तो आपको दे देगा सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है, एक सेमी सर्किल को ट्रांसलेट करा रहा होगा तो AD निकालने में आसानी होगी। सेमी सर्किल है तो AD कितना हो जाएगा आपका 2πr, ये आपका स्क्वायर को कट कर देगा, स्क्वायर को, ये 90 डिग्री का एंगल, ये A, इसे ट्रांसलेट करा रहा होगा ACD को, तो AD कितना हो जाएगा आपका A√2, ठीक है। इसको v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कराऊंगा, क्वेश्चन देख सकते हैं ना इस पर, आसानी से मिटा दूँ, जल्दी से करो। SC वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल आपके सामने है ये, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये आपके पास ये साइड A है, ये A है, ये मेटालिक स्क्वायर वायर है, ठीक है, इसको v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट करा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मोशन ये में बताना है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, ठीक। तो आपको क्या करना है, ACD वायर है, ACD वायर है,
तो कहाँ क्या कौन सी लेंथ ले लेंगे? ये वाली लेंथ ले लेंगे, ये ले लेंगे ना। तो पाइथागोरस लगा दोगे तो L कितनी हो जाएगी? a√2 हो जाएगी। और इस L की क्या है? ये वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या है इस AD के? परपेंडिकुलर है। तो मोशन EMF आ जाएगा E = BV A√L A√2। ये समझ में आया? L की जगह a√2 ले लो, ठीक है। तो E बराबर आ गया √2 BVA। ठीक है। अगर आपका ये हो, कैसा है ये? सेमी सर्कुलर शेप, सेमी सर्कल हो और इसको ट्रांसलेट करा रहे हो v वेलोसिटी से। कहाँ आएगा मोशन EMF निकालना है? तो मोशन EMF के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन रख दोगे, थंब को इधर रख दोगे, फिंगर को, पाम को पुश करोगे तो कहाँ मिलेगा? पुश अपवर्ड। तो ये कैसा मोशन EMF है? ऐसा मोशन EMF है। ये मोशन कितना है? इतना है, ठीक है। यहाँ पे ये ACD वायर है, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो मोशन EMF निकालना है, तो मोशन EMF निकल आएगा ना। क्या होगा मोशन EMF? बोलो हैं? V = L कितना होगा यहाँ? L अगर ये रेडियस आपकी R हो, ये रेडियस R हो, तो L कितना हो जाएगा? 2R। तो यहाँ पे मोशन EMF होगा E = BV × 2R, ठीक है। L की जगह 2R ले लोगे, = कितना? 2BVR। क्लियर हो गया? अगर कंप्लीट सर्किल हुआ तो 0, ठीक है। कंप्लीट सर्किल तो 0। NCERT में कैसे नहीं दिया आपको बच्चों ये BVL का प्रूफ? अगर NCERT के अकॉर्डिंग मैं करूं तो NCERT में तो बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। देखो NCERT ने क्या कहा है? NCERT ने कहा है कि ये PQRS मोशन EMF निकालना है एज पर द NCERT। ये PQRS उसने कहा मेटालिक वायर फ्रेम है। PQRS इज अ मेटालिक वायर फ्रेम, ठीक है। एक क्रॉस वायर है, ये कोई क्रॉस वायर ले लो, या ACDE ले लो, मेटालिक वायर फ्रेम ACDE, क्योंकि हमने PQ लिया था ना वो। तो और ये PQ हमारा क्रॉस वायर फ्रेम है, ये कनेक्टिंग वायर फ्रेम है। P और Q कनेक्टेड है, इससे मेटालिक कॉन्टैक्ट है। ये मेटालिक फ्रेम है कितने लेंथ का? L लेंथ का। ये लेंथ वायर की कितनी है? L है। PQ लेंथ कितनी है? P से Q तक की L है, ठीक है। और ये मेटालिक कॉन्टैक्ट है, इसमें कॉन्टैक्ट बना के v वेलोसिटी से इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जरा देखो तो सही, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। किसके साथ आ रहा है फ्लक्स में चेंज? कौन सी लूप में फ्लक्स में चेंज आ रहा है? PCDQ आ रहा है ना फ्लक्स में चेंज। अरे जब ये मेटालिक वायर अंदर को जा रहा होगा तो ये एरिया ऑफ दिस लूप PCDEQ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। जब एरिया डिक्रीज कर रहा होगा तो फ्लक्स है फाई बराबर BA cos थीटा, तो फ्लक्स क्या कर रहा है? घट रहा होगा। एरिया श्रिंक हो रही है ना, ये लूप श्रिंक हो रही है, तो एरिया घट रहा होगा। एरिया घटने से फ्लक्स घट रहा होगा, तो इसमें करंट ड्यूस होगी। तो वो करंट कहाँ कैसे क्या करेगी? फ्लक्स के घटने का अपोज करेगी। कहाँ घट रहा है फ्लक्स? इनवर्ड। तो इंड्यूस करंट कहाँ कैसे आएगी बताओ? इंड्यूस करंट कैसे आएगी? ऐसे आएगी। इंड्यूस करंट घट रहा है ना, इंड्यूस करंट कहाँ आएगी? इनवर्ड ही आएगी। इंड्यूस करंट की वजह से जो इंड्यूस EMF हो, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कहाँ आएगा? इनवर्ड आएगा। अगर बी लिंक्ड बी घटे इधर को, मैंने बताया था अगर ये डिक्रीज हो जाए तो इंड्यूस फील्ड कहाँ आएगा? सेम ही डायरेक्शन में आएगा। कौन कराएगा इंड्यूस इसको? इस इंड्यूस फील्ड को, जो करंट इंड्यूस होगी। किस वजह से इंड्यूस होगी? इसमें इसके घटने की वजह से। तो लूप का जब एरिया घटेगा तो इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट घटेगा, तो इंड्यूस फील्ड कहाँ आएगी? इनवर्ट आएगी। तो करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसे फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। देखो
करेगी ना क्लॉकवाइज फ्लो। और आप मोशन ईएमएफ से निकालो, देखो ऐसे कैसे चल रही है करंट, मोशन ईएमएफ से निकालो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दो थंब को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रख दो फिंगर को, रख दिया, पाम को पुश कर दो, कहाँ आया पुश, नीचे को। अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो ये सर्किट रिप्लेस हो गया, पुश नीचे को आने का मतलब आपका ये आया मोशन ईएमएफ, ये आया ना ई, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस मान लो लूप का आर है, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कराई इसने, ये कितना आया वी वी एल, जिसको अभी हम प्रूफ करेंगे एज पर एनसीईआरटी। किधर वो करंट फ्लो कराई, पॉजिटिव टर्मिनल से न निकलेगी करंट, तो अपना उससे भी निकाल सकते हो करंट की डायरेक्शन, ठीक है। मोशन एज पर द मोशनल ईएमएफ जो हमने यहाँ टर्मिनल मार्क करे, और एज पर डिक्रीजिंग फ्लक्स, फ्लक्स घट रहा है, कहाँ घट रहा है, अंदर को, तो इंड्यूस फील्ड कहाँ आएगी, अंदर को, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। अब इसको उसने क्या कहा, ये एल लेंथ हो गई आपकी, ये फ्रेम की लेंथ एल हो गई, इसको अज्यूम कर लिया, इसको अज्यूम कर लो किसी भी इंस्टेंट पर ये एक्स है, तो एक्स क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा ना। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी होगी, है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्स, क्योंकि dx तो नेगेटिव मिलेगा ना। अरे dx क्या है, चेंज इन x, x घट रहा है, माइनस साइन और लगा दिया सो दैट ये v क्या मिले हमें, पॉजिटिव मिल जाए, ठीक है। नाउ फ्लक्स, फ्लक्स की लिंकेज निकाली उसने किसी भी इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर फ्लक्स की लिंकेज निकालो। फ्लक्स की लिंकेज कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया कितना है l इंटू एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है, एरिया वेक्टर भी इनवर्ड है ना, देखो। तो cos 0, तो कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी इस इंस्टेंट पे, BLX, इतना फ्लक्स लिंक कर रहा है। ये फ्लक्स कैसा लिंक कर रहा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, क्यों है वेरिएबल, क्योंकि x इज वेरिंग। तो एज पर द फैराडे सेकंड लॉ इंड्यूस ईएमएफ जो कि मोशन ईएमएफ है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी होगा। तो अब आपका जो है माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी में यहाँ फाई रख दो, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी बी एल एक्स, ये आ गया, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, बी एल तो कॉमन ले लिया आपने बाहर, तो डी एक्स अपॉन डी टी, क्या डी एक्स अपॉन डी टी माइनस, और माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी क्या है आपका, वेलोसिटी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया आपका, बी वी एल या बी एल वी। ऐसे छोटा सा प्रूफ है, समझ गए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। एक और भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, देखो कैसे, देखो और ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। कितना मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो लग रहा है इन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कहाँ जा रहे होंगे, पी पे जा रहे होंगे, ठीक है, पी एंड पे जा रहे होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स। अब उसमें कंडक्टर हमारा ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन Q से P जा रहे होंगे। तो Q से P इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो डेवलप हुआ ड्यू टू दिस मोशन ऑफ द कंडक्टर, वो कितना हुआ, कितना था मैग्नेटिक लॉरेंज, QVB साइन थीटा, QVB साइन 90 डिग्री। Q चार्ज को Q एंड से एंड Q से एंड P तक पहुंचाने के लिए जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है वो कितना एक्ट कर रहा है, Fm इज इक्वल टू QVB, ठीक है, इतना एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम Q टू P, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम Q टू P कितना होगा, Fm इंटू L, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है ना, ठीक है। तो कितना आएगा, QVBL आएगा। और ईएमएफ क्या होता है जरा बताओ तो सही, ईएमएफ जो है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो ईएमएफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ने Q चार्ज को, टोटल Q चार्ज को, मैग्नेटिक फोर्स ने टोटल Q चार्ज को इस Q एंड से P एंड तक पहुंचाने में कितना वर्क डन किया, QVBL, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
तो जब वर्क डन पर यूनिट चार्ज करोगे, यहाँ स्मॉल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू लिया है मैंने, तो क्या हो जाएगा क्यू वी बी एल अपॉन क्यू। तो कितना आ जाएगा ये मोशन में बी वी बी एल। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, और वो भी मैंने बताया। मोशन एफ निकालना इंटीग्रल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, ठीक है बच्चों। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस, न्यू टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। किसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कोई बताएगा? इसको इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है बच्चों? इनर्शिया क्या करता है? हैं? बॉडी की पोजीशन में हुए चेंज का अपोज करता है, ठीक है। इनर्शिया की टेंडेंसी ये होती है कि बॉडी को उसकी स्टेट में बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको क्या होगा, रेस्ट में बनाए रखने की कोशिश करेगा। रेस्ट से मोशन में आएगी बॉडी, तो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगा। मोशन से अगर स्टॉप होगी तो मोशन से स्टॉप होने का अपोज करेगा। ये सब एग्जाम्पल देखें आपने इनर्शिया के। तो वही जो है, यानी हमारा जो इनर्शिया है, बॉडी का जो इनर्शिया है, वो किस बात का अपोज करता है? पोजीशन में हुए चेंज का अपोज करता है। तो इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी में हुए चेंज का अपोज करता है, ठीक है। ये किसी भी सर्किट की, वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज का मतलब यहाँ किससे है? करंट में चेंज से है। किससे है? करंट में चेंज से है। आपने एक सर्किट एलिमेंट पढ़ा है आज तक, जिस सर्किट एलिमेंट का नाम क्या था? ये था आपका सर्किट एलिमेंट। क्या था ये? बोलो। ये रेजिस्टेंस था। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? करंट का अपोज करना। तो एक न्यू सर्किट एलिमेंट आपके सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कॉइल का शेप देकर डिनोट करते हैं, ठीक है। इसे एल से डिनोट कर रहे होते हैं। इसका क्या काम है? इसका काम है करंट का अपोज करना, और इसका क्या काम है? करंट में हुए चेंज का अपोज करना, ठीक है। इसका रोल कब आएगा? ये अपना रोल तब प्ले करेगा जब ये करंट जो है यहाँ क्या होगी? चेंजिंग होगी। अगर इस पाथ के थ्रू करंट कांस्टेंट फ्लो कर रही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफर्ड टू दिस करंट जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट करंट क्या होगा? जीरो। तो रेजिस्टेंस का जो काम है वो करंट में करंट का अपोज करना है, ठीक है। अपने थ्रू करंट का अपोज करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या करता है? करंट में हुए चेंज का अपोज करता है। तो इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ अ कॉइल, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज, किसमें? एनी चेंज इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कैसे करेगा चेंज? करंट में हुए चेंज का अपोज कैसे करेगा? बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। कहाँ इंड्यूस कराएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे इंड्यूस कराएगा? सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। क्या बोला मैं? कि इट इज द फिनोमिनन, मेरे साथ लिख लो जल्दी से, इट इज द फिनोमिनन ऑफ अ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच the coil opposes any change in the strength of current याद रहे, सेल्फ इंडक्टेंस करंट का अपोज नहीं करता। किसका अपोज करता है? चेंज इन करंट का अपोज करता है। बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट flowing through it by inducing an EMF in itself. For this reason self inductance
is also called inertia of electricity. सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो किसी भी सर्किट में ये कब रोल प्ले करेगा? जब करंट में चेंज हो रहा होगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे रेजिस्टेंस का ये रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही इसका ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर किसी वायर को आप अगर कॉइल का शेप दे दोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वायर स्ट्रेट है तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। लेकिन अगर इसको सिंबल इसलिए यूज़ कर रहे थे, ऐसे कॉइल नुमा शेप दे दे वायर का, ठीक है, ऐसे कॉइल नुमा शेप दे दे तो उस वायर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? ये सब बातें अभी आपको पता लगेंगी। अगर मान लो सपोज मेरे पास ये आपका कोई कॉइल है, इसका ये सेल्फ इंडक्टेंस है L। अगर इसमें इस दिशा में जो करंट है वो कांस्टेंट है। कैसी करंट है? कांस्टेंट। और ये टर्मिनल्स हैं A एंड B, ये इसके टर्मिनल्स हैं। मान लो ये A टर्मिनल है एंड B टर्मिनल है। A एंड B के बीच में मैंने कॉइल को जोड़ा हुआ, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, तो कांस्टेंट करंट के पाथ को ये किसी भी तरीके का कोई पोजीशन नहीं देगा। तो कांस्टेंट करंट को ये कैसे फ्लो कराएगा? कांस्टेंट करंट के लिए कैसे बिहेव करेगा? ये ऐसा बिहेव कर रहा होगा, शॉर्ट सर्किट। कांस्टेंट करंट विदाउट एनी अपोजिशन पास कर जाएगी, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ जो होगा यहाँ पे क्या होगा? ये शॉर्ट सर्किट पाथ में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ए और बी क्या है? सेम पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। तो जब भी आपको डीसी सर्किट दिया हुआ होगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, डीसी सर्किट दिया हुआ होगा, उसमें इंडक्टेंस जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं और कांस्टेंट करंट के लिए उस सर्किट को सॉल्व कर रहे हो आप, तो आप जहां जहां इंडक्टर जुड़ा हुआ होगा वहां अगर 4 इंडक्टर जुड़े हुए सर्किट में, तो चारों इंडक्टर को क्या कर दोगे? ऐसे रिप्लेस कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। उस सर्किट को आप ऐसे ड्रॉ कर रहे होगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे। सेकेंड केस अगर हमारा है यहाँ पर, अगर मान लो ये तो कांस्टेंट करंट का मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर सपोज ये मेरे पास ये ए और बी के बीच में ये कॉइल है, इसमें करंट अगर इंक्रीजिंग है, करंट कैसी है? इंक्रीजिंग करंट है। किस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग करंट है? इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग करंट है। तो अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या करेगा? करंट में किसका अपोज करता है? ये चेंजिंग करंट का अपोज करता है। करंट में चेंज कितने तरीके से होगा? 2 तरीके से, या तो करंट इंक्रीज करे, बढ़े, या करंट डिक्रीज करे। 2 ही बातें होंगी चेंज में, या तो करंट इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। जब करंट इंक्रीज करेगी तो ये क्या करेगा? करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा, और जब करंट डिक्रीज करेगी तो क्या करेगा? करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा। करंट के इंक्रीज होने का अपोज कैसे होगा? करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, करंट के इंक्रीज होने का अपोज कैसे होगा? अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा के, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा के। इस करंट को कौन कराएगा इंड्यूस? ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो इस इंड्यूस करंट को फ्लो कराएगा। वो ईएमएफ इंड्यूस ऐसे होगा कि वो करंट में हुए चेंज का अपोज करेगा। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग करंट का अपोज होगा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग करंट का अपोज होगा। तो अब आप इसमें इंड्यूस ईएमएफ कराओगे, वो इंड्यूस ईएमएफ इसका अपोज करेगा। तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया यहाँ से, ठीक है। ये ए और ये बी, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ है। समझ में आया? ये इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? इसको अगर हम देखें यहाँ, अगर मान लें, ये मिटा दूं बच्चों, ठीक है। इस इंड्यूस ईएमएफ को देखना है। ये इंड्यूस ईएमएफ क्या है? लेट आई जो है वो है करंट थ्रू द कॉइल। लेट आई है करंट थ्रू द कॉइल एट टाइम टी। इस कॉइल के थ्रू किसी भी टाइम टी पे, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने अज्यूम कर लिया करंट फ्लो कर रही है कितनी? आई। अगले ही पहले टाइम चेंज होगा तो करंट भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। अगर टाइम के अकॉर्डिंग करंट कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अभी उसी बात को देखने जा रहे हैं हम। तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल,
तो फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल जो होगा, लिंक्ड विद द कॉइल, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट थ्रू द कॉइल के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? क्यों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्योंकि इससे जो फ्लक्स की लिंकेज है, फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है? एरिया ऑफ वन टर्न्स, एरिया ऑफ वन टर्न्स। तो एक अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे कॉइल के अंदर पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड तो पता होती है ना कॉइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे डिपेंड कर रही है? करंट थ्रू द कॉइल। और फ्लक्स क्या है? फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो लूप, हर एक लूप का एरिया तो फिक्स है, तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ बी पे। और बी किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ बी किस पे डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जो है किसके डायरेक्ट, सब इसको यहाँ रखोगे, सारे चीजें कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट थ्रू द कॉइल के, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा यहाँ पे क्या होता है? एल होता है, एल, वेयर एल इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। विच इज कॉल्ड क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंज कब आएगा? जब करंट में चेंज आ रहा होगा। इस L के थ्रू फ्लक्स में चेंज तब आएगा जब करंट में चेंज आ रहा होगा। अगर करंट कांस्टेंट है तो नो चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ EMI, इंड्यूस EMF, जो इंड्यूस EMF होगा इन कॉइल वो क्या हो जाएगा बच्चों? जरा बताओ तो सही। E इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या? बोलो, डेल्टा फाई या डी फाई अपॉन डी टी, माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस EMF अगर निकालें, ठीक है। यही कहता है फैराडे सेकंड लॉ, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यहाँ से फाई रखो यहाँ, तो फाई कितना हो गया? माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है? एल आई। एल तो कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया? माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये इंड्यूस EMF है। किसमें इंड्यूस EMF है? कॉइल में। इतना वोल्ट EMF इंड्यूस हुआ। अगर करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो इंड्यूस EMF क्या होगा? जीरो होगा। ये वाली बात होगी, ठीक है। नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है? लेंज लॉ को शो कर रहा है। लेंज लॉ क्या कहता है? कि इंड्यूस EMF की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो ऑलवेज उस वजह का अपोज करेगी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है। किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस EMF? यहाँ करंट में चेंज की वजह से, चेंजिंग करंट का अपोज करेगा। तो करंट क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है इधर को, तो चेंजिंग करंट का अपोज, इंक्रीजिंग करंट का अपोज कैसे होगा? इस डायरेक्शन में करंट EMF को इंड्यूस करा के, ठीक है। इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। समझ में आ गया? और कितना होगा इंड्यूस EMF? मॉड लगा दिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन को बता रहा है। वो डायरेक्शन यहाँ बैटरी के ये टर्मिनल जो लगाए मैंने इस EMF के, वो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मॉडुलस से रिप्लेस कर दोगे इस सर्किट को, जहाँ DC सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड होगा, करंट इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग करंट के केस में, इन दैट केस इस इंडक्टर को इस सेल से रिप्लेस करोगे और इसका मॉड ले लोगे कितना? L इंटू डी आई बाई डी टी। समझ में आ गई बात? नोट करो जल्दी से, ठीक है बच्चों। देखो थर्ड केस, इसी में थर्ड केस देखें, इसी में थर्ड केस, मान लो अगर हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और इसमें करंट जो है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग करंट का भी केस ले लेना हम। अगर करंट डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस अगर हमने निकालना है, EMF निकालना है, तो क्या होगा? अब EMF इंड्यूस कैसे होगा? EMF इंड्यूस, जो इंड्यूस करंट कहाँ होगी?
इसके डिक्रीज होने का अपोज करेगी, डिक्रीज होने का अपोज कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा के, ऐसे होगा ना। तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे आएगा, ऐसे आएगा, देखो जरा, इंड्यूस ईएमएफ ही ना भेजेगा करंट को, ठीक है। तो ये आएगा इंड्यूस ईएमएफ, कहाँ आएगा ईएमएफ, E इज इक्वल टू मॉड ऑफ L DI बाई dt, ठीक है, क्लियर हो गया। यूनिट ऑफ L, यूनिट ऑफ L हमने क्या निकाला, फाई इज इक्वल टू एल आई, हमने क्या निकाला, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो L कितना हो गया, फाई बाई आई, ठीक है। तो यूनिट जो है L, और क्या निकाला हमने, दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L DI बाई dt, ये यूज़ किया ना, तो L कितना हो गया, ठीक है। मॉड ले लूँ अगर, तो मॉड ले लूँ तो E खत्म हो जाएगा, E इंटू डी टी अपॉन डी आई, ठीक है। तो L की जो यूनिट हो गई यहाँ से हो गई वेबर पर एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर, ठीक है। और यहाँ से जो यूनिट हो गई वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर, ठीक है। इस सब को मिला जुला के कहते हैं हेनरी, क्या कहते हैं, या हेनरी, H से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर या 1 वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर। एक और यूनिट होती है इसकी जूल पर एम्पियर स्क्वायर, क्या होती है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। क्या कहते हैं, हेनरी, आपको हेनरी मिलेगी, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और इंडक्टेंस की यूनिट क्या है, हेनरी है। इस L को हम पढ़ते आ रहे हैं, इंडक्टेंस को अपने यूनिट डायमेंशन में याद करो, डायमेंशन फार्मूला ऑफ L बाई आर क्या था, टाइम, डायमेंशन फार्मूला ऑफ अंडर रूट LC वो भी क्या था, टाइम, पढ़ा था ना हमने इंडक्टेंस में, इंडक्टेंस का डायमेंशन हमने निकाला था, ठीक है, डायमेंशन में हमने पढ़ा था 11th क्लास में, तो वही इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या काम है इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस का है, चेंजिंग करंट का अपोज करता है, क्या करता है, चेंजिंग करंट का अपोज करता है, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन देख लें इस पे, figure shows portion of a circuit, पोर्शन ऑफ अ सर्किट, कंप्लीट सर्किट शो नहीं किया गया, एक सर्किट के एक आर्म, एक पोर्शन शो किया गया है, ठीक है। करंट इन दिस आर्म current in this arm is changing at the rate minus 1 ampere per second. Find potential difference between A and B when current in the circuit, the current in this arm is 5 ampere. पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। अच्छा देखो इधर चेक करते हैं, देखो इधर देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चेंजिंग रेट दिया हुआ, करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना दिया हुआ आपको, -1 एम्पियर पर सेकंड, यानी क्या दिया हुआ, डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीज कर रही है करंट या इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। किस इंस्टेंट पे निकालना है, उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जब करंट सर्किट में कितनी है, 5 एम्पियर है। तो अब आप इस सर्किट को क्या बनाओगे, जब करंट डिक्रीज कर रही होगी तो आपका सर्किट कैसे बनेगा, ये आपका ये तो ऐसे ही रहेगा रेजिस्टेंस, ये सेल ऐसे ही रहेगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये किधर इंड्यूस कराएगा ईएमएफ को, किधर होगा इंड्यूस ईएमएफ, इधर को होगा, ठीक है। तो यानी ये क्या बनेगा आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये बनेगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। ई जो है वो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एल डी आई बाई डी टी। एल डालो, एल कितना है यहाँ, एल कितना है 5 और डी आई बाई डी टी कितना है 1, मैग्नीट्यूड ले लेना है। कितने वोल्ट का ईएमएफ आएगा यहाँ पर, 5 वोल्ट। अब आपने क्या करना है, ए और बी के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी के बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये कितना है
3 ओम है, ठीक है। ये कितना है 5 वोल्ट है, ये कितना है आपका 15 वोल्ट है। करंट कितनी है यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। जिस इंस्टेंट पे 5 एम्पियर करंट है उस इंस्टेंट पे डिफरेंस बताना। तो ड्रॉप कितना होगा यहाँ, करंट ऐसे जा रही है ना, तो कहाँ से कहाँ गए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो कितने वोल्ट का ड्रॉप आया 15 वोल्ट का। तो क्या करना है, ए से चलना है बी तक पहुँचना है। जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का 2 टर्मिनल्स के बीच में। तो ए से चले वी, प्लस से माइनस गए क्या हुआ फॉल, -5, प्लस से माइनस गए क्या हुआ फॉल, -15, माइनस से प्लस गए क्या हुआ राइज, +15, और माइनस से प्लस गए क्या हुआ राइज, +5 इज इक्वल टू लास्ट वाले टर्मिनल का पोटेंशियल। तो वाकई में जो है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो VA माइनस VB जो है वो क्या है 0। ठीक है, तो अगले ही पल ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि करंट सर्किट में चेंज कर रही है। हमें उस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है जिस इंस्टेंट पे करंट कितनी है इस आर्म में 5 एम्पियर।